नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम ने क्या कुछ किया है, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या क्या सौगातें मिली हैं। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या अहम कदम उठाए गए, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। आज हम शुरुआत करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इन दिनों हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के इर्द गिर्द इस समय घूम रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी लगातार सपा पर निशाना साध रही है। अब इस विवाद में पहली बार सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अब प्रतिक्रिया दी है। इस विवाद पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार के कामों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा विवाद उठाया गया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिन लोगों का यूपी के विकास में कोई योगदान नहीं है, वो जानबूझकर इस मुद्दे को उठाने में लगे हैं। उनकी पहचान का संकट बना हुआ है, इसीलिए अब रामचरितमानस का मुद्दा उठाने में लगे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव के शूद्र वाले सवाल पर भी सीएम योगी ने पलटवार किया। मैं उन्हें जवाब दूंगा जब उन्हें मेरे जवाब की जरूरत होगी। दरअसल इससे पहले सपा प्रमुख ने अपने बयान में कहा था कि हमारे सीएम योगी हैं जो एक संस्था से आए, उनका अपना एक इतिहास रहा है। मैं रामचरितमानस और शूद्र पर सीधा पूछूंगा कि सदन में बताइए शूद्र कौन है। यह हमारा और आपका सवाल नहीं है, ये धार्मिक लोगों का सवाल है। देखिए, समझ ये तो समझ वाली बात है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। अब महंत भी है आपको तो मैं क्या करूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगा। क्या नारी का मतलब समुद्र है? मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने आम बजट को लेकर बयान दिया और बजट को विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला बजट बताया। सीएम योगी ने कहा कि बजट में 60 फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में लिया गया है। अमृत काल में भारत के अगले 25 सालों का विजन बजट में छिपा है। उन्होंने आगे कहा कि यह बजट आशा और आकांक्षाओं का बजट है। लोक कल्याणकारी इस बजट से नए भारत और विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। इस बजट से यूपी की जनता लाभान्वित होने जा रही है। सुनिए आप। इस देश ने 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव पर इस 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल के रूप में संबोधित करते हुए अमृत काल की और आजादी के शताब्दी महोत्सव के वर्ष में हम कैसा भारत चाहते हैं, उससे पूरे देशवासियों को जोड़ने का आह्वान किया था। और आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को पंच प्रण से जोड़ने की बात की थी। पंच प्रण में एक प्रण विकसित भारत के निर्माण का भी है और अमृत काल का ये पहला बजट उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है जो समाज के प्रत्येक तबके को, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं,
वंचित, वनवासी समुदाय और समाज का वो प्रत्येक तबका, उन सबको इसमें अवसर देने का कार्य किया है और इन सभी अवसरों को यूनियन बजट में सप्तऋषि के रूप में संबोधित किया गया है। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार पेश किए गए आम बजट की तारीफ की। सीएम धामी ने कहा कि यह बजट भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट है और बजट में हर वर्ग का ध्यान भी रखा गया है। उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से लाभ मिलेगा। साथ ही बजट में अगले 1 साल तक सभी प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति के फैसले को सराहनीय बताया। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि इस बजट में जिला जेल के कैदियों के लिए भी मदद का प्रावधान है जो जेल में बंद हैं और उनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं है। विश्व की भी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला भी ये बजट है। इसके साथ साथ जो गरीब वर्ग के लिए वित्त मंत्री जी ने जो बजट कल रखा है उसमें जो टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख थी सालाना, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जहां इस बजट में उद्यमियों की, गरीब वर्ग की और मध्यम वर्ग की विशेष रूप से चिंता की गई है। इस कार्यक्रम में आने से पहले आज जिला कारागार देहरादून में गया था, तो वहां पर जब मैंने उनको बताया आज कि इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है कि जो कैदी जेलों में बंद हैं, जो निर्बल वर्ग के हैं, वृद्धजन हैं, जिनकी कोई बेल लेने वाला नहीं है, उस धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है, जिससे कि मैं समझता हूँ 2 लाख कैदी ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी हो गई है, लेकिन रिहाई के लिए जो रकम तय होती है वो न होने के कारण से वो जेल में बंद रहते हैं। अब ऐसे जो गरीब कैदी हैं उनके लिए भी सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है। मैं प्रधानमंत्री जी का वहीं आम बजट में सत्ता पक्ष के लोग जहां इसकी तारीफ कर रहे हैं तो इसे अमृतकाल का बेहतरीन बजट भी बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार बजट को लेकर केंद्र की सरकार पर हमला बोलने में लगा है। इसे चुनावी बजट भी बता रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह बजट अमृतकाल का नहीं है, ये तो गरीबी और बेरोजगारी वाला बजट है। देश में भुखमरी बढ़ने लगी है, हंगर इंडेक्स में हम सबसे नीचे आ गए। इतना ही नहीं, बांग्लादेश का रुपया भी हमसे बेहतर हालात में है। इसी बीच सीएम बघेल ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर केंद्र की सरकार को घेरा है। अपनी प्रतिक्रिया दी सीएम ने कहा कि पहले जब हम बीजेपी के खिलाफ बोलते थे तो हिंदू विरोधी हो जाते थे, जब पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ बोलते थे तो हम राष्ट्रद्रोही हो जाते थे, लेकिन अब इस रिपोर्ट के खिलाफ बोलने पर वे कहते हैं कि ये भारत विरोधी हैं। उन्होंने सवाल दागते हुए पूछा कि तो भारत कौन है, क्या अडानी भारत है? सुनिए। अब पहले तो हम लोग जब बोलते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो वो हम लोग हिंदू विरोधी हो जाते थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ बोलते थे तो राष्ट्रद्रोही हो जाते थे। अभी जो बयान आया है उसमें कहा जाता है ये भारत विरोधी है। तो भारत कौन है? अडानी जी हैं भारत, क्योंकि यदि उस रिपोर्ट हुआ है तो भारत पे हमला है, वह अडानी पे हमला नहीं है, भारत पे हमला है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये शंका है कि ये जो एनपीएस का पैसा हम लोग मांग रहे थे ना 17,000 करोड़, वो नहीं दिया, और LIC, SBI, इसी में सब पैसा गया है। UTI, SBI और LIC, ये 3 ही फंड मैनेजर हैं और ये पैसा लगा है इन्हीं लोगों को वहाँ। और अभी जब पूरा शेयर मार्केट गिर गया तभी LIC ने पैसा दिया है, वो शेयर खरीदा, पैसा दिया है। तो समझ लीजिए कर्मचारियों के जो बुढ़ापे का जो सहारा था वो कहीं छीन तो नहीं जाएगा, क्योंकि एक समय में 8% से अधिक रहा। और अभी ये 6.5% को अमृतकाल कर रहे हैं।
जबकि यदि भुखमरी की इंडेक्स देखेंगे तो आखिरी पायदान में है दुनिया के। बांग्लादेश का जो रुपया है हमसे ज़्यादा मजबूत है। गरीबी है, बेरोजगारी है और इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं है। बजट में एक बात उन्होंने कही कि जो लघु धान्य है उसको श्री धान का उन्होंने नाम जरूर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में उपजने वाले जो कोदो कुटकी है उसको समर्थन में घोषित नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया है। यदि मिलेट्स कैफे है तो छत्तीसगढ़ में, मिलेट्स का प्लांट सबसे बड़ा प्लांट है तो छत्तीसगढ़ में। हमारी तैयारी 2 साल पहले से थी, जिसको आज ये कर रहे हैं। गोधन में भी बायोगैस प्लांट लगेगा तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए? हमारा शुरू हो चुका, हम तो बिजली उत्पादन करके दिखा दिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बेमेतरा में। और अभी वो प्लांट का उद्घाटन करके आया मैं जगदलपुर में, जो डोंगा घाट है वहाँ शुरू भी कर दिए, पेड़ भी बना रहे हैं। तो हम तो गोबर के दिशा में देश में सबसे आगे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार भी अब गोवर्धन का गुणगान बजट में कर रहे हैं और ये राजकीय चिन्ह बनाने की बात कर रहे हैं। वो बताएं किस प्रकार के चिन्ह बनाएंगे। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बजट पर कहा कि बजट में लोगों के हित में तो कुछ काम नहीं हो रहा, बिहार के गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें काफी कुछ घटाया भी गया। मनरेगा में 2022-23 में 73,000 करोड़ का प्रावधान था, इसे भी घटाकर 60,000 करोड़ कर दिया है। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में विपक्ष नेता सुशील मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अब इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ भी बेवजह बोलने में लगे हैं। बीजेपी ने यही काम उनको दिया है। तो इससे क्या होने वाला? कुछ नहीं है, कोई खास चीज है नहीं। आप जरा इसी को देख लीजिए जिसका घटा, तो जो लिखे हैं सप्तऋषि में 7 वो चीज, उसको भी हमको देखने का कल हम लौट करके गए तो मौका मिला, तो हमको तो लगा इसमें तो कुछ खास चीज लग नहीं रहा। सर वो कि आखिरकार कर सकते थे, अंक में फेर बदल भी कर सकते थे, 5 ऋषि करते, 9 ऋषि करते, सब कुछ भी करते, लेकिन अपना कर दिए हैं तो वो सब तो हम यूं ही बोल रहे हैं। खैर उसमें जो मर्जी करे करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के हित में तो कुछ काम नहीं हो रहा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो आम देहाती इलाकों के लिए बहुत आवश्यक था, वो हुआ। और बिहार के लिए तो कुछ नहीं ना किया, गरीब राज्यों के लिए कुछ किए हैं। और जो हम लोगों की तरफ से जो डिमांड था, ये जो गए थे यहाँ पर, कहाँ चले गए, हाँ, तो ये लोग गए थे, इन लोगों ने जो डिमांड किया था तो सब कुछ नहीं किया। तो अब आप उनके नाम पर काहे हमसे पूछते हैं? तो ऐसे बजट के बारे में सर क्या कहा गया? आप जानते नहीं हैं, वही ड्यूटी है उस बेचारे को, कुछ से कुछ बोलते रहना, और कुछ से कुछ बोलते रहना। जब उसको लाभ मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या, जितना अनाप शनाप बोलना है बोलते रहिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल बिहार के लिए और वो क्या किए हैं? पहले जब हमारे साथ काम कर रहे थे तो पता नहीं था। अब आजकल क्या हो रहा है? जब हम सब चीज बता रहे हैं, सब चीज घट रहा है, इसलिए हमसे उनकी बात मत पूछा करिए। इसीलिए उनकी बात मत पूछिए कि बेचारे को जो लगा है। आप पिछली बार भी हमको दुख हुआ था ना जी, डिप्टी सीएम नहीं बनाया था उसको। आप बताइए ना, अलग रख दिया है तो वो फेरा में था कि अपना कुछ बोलेंगे तो आगे कुछ मौका मिलेगा, इसलिए हमको नहीं कुछ कहना। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते इसका कोई अर्थ नहीं है। असली चीज है जितना इन लोगों ने कमी किया है और जो जरूरी चीज था उसमें खत्म कर दिया। तो हम लोग तो चाह रहे थे ना 4.5% का उसमें फिजिकल डेफिसिट, तो उसमें भी नहीं किया। तो उसमें जो होता तो हम लोग बाहर से ले सकते थे ना भाई, अपने हित में, राज्य के हित में कर सकते थे ना, तो बढ़ा ही नहीं। इधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से जितना नुकसान संविधान, SC/ST, पिछड़ा, अति पिछड़ा को हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। दरअसल तेजस्वी यादव पटना में आरजेडी की तरफ शहीद जगदेव जन्म शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने जगदेव बाबू के नारे को भी दोहराया था, जिस पर उन्होंने कहा कि शहीद जगदेव बाबू का नारा है,
100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है, और उसकी जयंती पर इसे ही दोहराया गया। इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई। संविधान में सबको बराबरी का हक है और देश संविधान के हिसाब से चलता है। हालांकि इस दौरान डिप्टी सीएम ने कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि फिलहाल कोई भी कैबिनेट का विस्तार नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट विस्तार की मांग भी की जा रही है। सुनिए। ये जगदेव बाबूजी का नारा रहा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये तो जगदेव बाबा का नारा है और उनके जयंती के अवसर पे उनके नारे को जो है दोहराया गया। सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात की जा रही है, लोग असल में गलत तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। इसमें इनका यही कहने का मतलब है कि सभी लोग को जो है समान दर्जा जो है मिलना चाहिए और हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक है। और यही सवाल उठा था कि भाई वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था किसने लागू? वर्ण में कुछ लोग कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है और बाकी जो है निम्न है, यही ना बात है। लेकिन संविधान में क्या है? देश तो संविधान से ना चलता है, तो संविधान में तो सबको ना बराबरी का हक है। तो ऐसा कोई किसी के प्रति वो नहीं। अरे भाई जयप्रकाश जी, जेपी जी हम लोगों के नेता नहीं रहे हैं क्या? हम सबके नेता हैं। चौधरी चरण सिंह हो, देवीलाल चौटाला हो, लोहिया जी हो, इन सबको ना हम लोग मानते हैं। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं या बंच ऑफ थॉट्स को जो लोग मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों की बात है। अच्छा सर, नीतीश कुमार ने भी आप पर कह दिया है कि जब तेजस्वी यादव फैसला लेंगे, कैबिनेट विस्तार कब होने वाला है बिहार में? क्या चीज़ का? कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं कि हो सकता है आप ही फैसला लेंगे। नहीं, सवाल कहाँ से आपके पास है? आप लोग विस्तार चाहते हैं क्या? अगर आप लोग विस्तार चाहते हैं तो इसमें हम लोग विचार करेंगे। कुछ जगह तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। भोपाल में स्मार्ट साइकिल के बाद अब नगर निगम की ई-बाइक भी सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। सीएम शिवराज ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में ई-बाइक सेवा का शुभारंभ किया। सीएम ने 75 इलेक्ट्रॉनिक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने लोकार्पण के दौरान मंच पर रखी इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक को भी चलाया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अपने युवा बेटे बेटियों के साथ साथ प्रदेश के सभी नागरिकों से आग्रह करना चाहूंगा कि ये इको फ्रेंडली है, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। ई बाइक के इस्तेमाल से हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे और आप सबकी सहभागिता इसमें जरूरी है। तो भोपाल में ई बाइक लॉन्चिंग, एमपी की जनता को शिवराज सिंह का तोहफा, ई बाइक की सौगात मिली है। कैसे प्रदूषण पर लगाम लगाई जाए? भोपाल की सड़कों पर अब आपको 75 बाइक्स भी अब दौड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर बात करें भोपाल, इंदौर, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर स्वच्छता आपको बहुत ज्यादा दिखाई देती होगी। चार्टर्ड स्मार्ट सिटी कंपनी ई बाइक का संचालन कर रही है। ये बाइक को सीएम शिवराज ने भी चलाया। भोपाल में 1000 ई बाइकों के संचालन का लक्ष्य है। आने वाले समय में और बढ़ावा दिया जाएगा ताकि प्रदूषण ना के बराबर हो। जीआईएस प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक बाइकों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही साथ मोबाइल ऐप से लॉक और अनलॉक होगी ये बाइक, मतलब कि सुरक्षा के भी लिहाज से बहुत देखिए टेक्नोलॉजी भी इसमें पूरी लगाई गई है इसी बाइक में। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम केजरीवाल के बीच खींचतान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल ने एक बार एलजी वीके सक्सेना पर फिर आरोप लगाया वे दिल्ली सरकार के शिक्षकों को टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। ये कहा केजरीवाल ने। दिल्ली के टीचरों की फिनलैंड वाली फाइल लटकी पड़ी है। क्या सीएम केजरीवाल ने कहा आज के दिन, सुनिए। ने अपने स्कूलों को सुधारा है, जहां एक तरफ दिल्ली से सीख के दूसरे राज्य अब अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं, दिल्ली के अंदर
गंदी राजनीति की वजह से इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में हम 1000 से ज़्यादा टीचर्स को अभी तक अलग अलग देशों में भेज चुके हैं। अब इस साल भी हमने अपने बजट में पैसा रखा था टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग पे भेजने के लिए। तो हमने प्लान किया था कि 30 प्रिंसिपल दिसंबर में जाएंगे और 30 प्रिंसिपल मार्च में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी साहब की बार बार फाइलों के ऊपर बेतुके ऑब्जेक्शंस लगाने की वजह से दिसंबर में ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए टीचर्स, वो कैंसिल हो गई। और अब पिछले कई दिनों से फाइल एलजी ऑफिस में पड़ी हुई है और अब फिर से ऐसा लगता है कि मार्च की ट्रेनिंग भी कैंसिल हो जाएगी। हमने एलजी साहब के पास 25 अक्टूबर को फाइल भेजी थी पहली बार। 15 दिन फाइल रखने के बाद उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन लगा के 10 नवंबर को फाइल वापस भेजी। हमने जब वो ऑब्जेक्शन पूरे करके दोबारा फाइल उनके पास भेजी तो 9 जनवरी को उन्होंने 2 और ऑब्जेक्शन लगा के फिर फाइल वापस भेज दी। अब हमने वो भी ऑब्जेक्शन दूर करके 20 जनवरी को दोबारा फाइल उनके पास भेजी है। अभी तक फाइल का कोई अता पता नहीं है।